नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर सिंह आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश में हमने लगभग आधा ये टॉपिक है हमारा क्लियर हो गया है। इसमें जो हमारा चर्चा का विषय बाकी है, जो बचा हुआ है, उसमें हम देखेंगे गुप्तों की स्थापत्य कला, उनकी चित्रकला और उनका सामाजिक जीवन कैसा था, गुप्तों का आर्थिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था उनकी कैसी थी। तो चलिए हम देखते हैं आज सबसे पहले गुप्तों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा है, प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और यहाँ पर हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था तो है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ जातियों का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे जाति व्यवस्था भी विद्यमान रहती है तथा समाज में विभेद की जो स्थितियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं 4 वर्णों का हमें यहाँ पर क्या है उल्लेख मिलता है तथा इसके अलावा जाति व्यवस्था भी विद्यमान रहती है। 4 वर्णों का उल्लेख भी मिलता है, जाति व्यवस्था भी विद्यमान रहती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे समाज में विभेद की स्थिति पाई गई है, यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव की स्थिति गुप्त काल में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फाहियान के वर्णन से भी, फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यहाँ पर भारत की यात्रा पर आता है, एक बौद्ध धर्मावलंबी था, ये चीनी यात्री था। इसके वर्णन से भी हमें पता चलता है कि गुप्त काल में अस्पृश्यता विद्यमान थी। गुप्त काल में अस्पृश्यता विद्यमान रहती है तथा यहाँ पर हम देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है, लेकिन कोई भी वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के पेशे को अपना सकता था, जिसे हम आपाद धर्म भी कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं ब्राह्मण के द्वारा वैश्य के पेशे को अपना लेना। तो यहाँ पर हमें चारुदत्त की मृच्छकटिकम में, शूद्र की मृच्छकटिकम, एक पुस्तक है मृच्छकटिकम में हमें जानकारी मिलती है कि एक चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता है, एक ब्राह्मण था जिसके द्वारा वैश्य का पेशा अपना लिया जाता है, यानी वह एक व्यापारी था। चारुदत्त ब्राह्मण इस समय व्यापार के पेशे को अपनाता है, व्यापार करता है, जबकि ये ब्राह्मण का कार्य हमने देखा है 4 वर्णों में नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो दास प्रथा है, दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में हमें दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, या उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे जो दास हैं इनको कृषि, व्यापार तथा शिल्प की अनुमति प्रदान की गई थी। क्या थी? अनुमति ने प्रदान की जाती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जो शूद्र है, शूद्रों को, स्मृति ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो शूद्र हैं उनको कृषि, व्यापार, शिल्प की अनुमति प्रदान की गई थी, जिससे पता चलता है कि गुप्त काल में जो शूद्र हैं इनकी स्थिति में परिवर्तन आया था, सुधार आया था। और इनके उल्लेखों से हमें यह भी, इनके वर्णन से हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर वैश्य की स्थिति में गिरावट आ गई थी, लेकिन शूद्र की स्थिति में यहाँ पर परिवर्तन आता है, उन्हें कृषि, व्यापार और शिल्प की अनुमति प्रदान की जाती है। अब स्मृति ग्रंथ में हम देखेंगे दास प्रथा के बारे में। ऊपर हमने देखा है जो दास प्रथा है, जो दास है, इनकी जो स्थिति है, इनकी स्थिति अच्छी रहती है, इनके साथ मानवीय आचरण किया जाता है। दास हैं जो, इनके साथ मानवीय आचरण किया जाता है। लेकिन जो शूद्र की मृच्छकटिकम, एक पुस्तक है शूद्र की
मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, जिससे हमें उल्लेख मिलता है जो दास है उसके शरीर पर मालिक का स्वामित्व रहता है। दास के शरीर पर, मृच्छकटिकम में हमें उल्लेख मिलता है कि दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण अधिकार था। लेकिन यहाँ पर मानवीय आचरण किया जाने के कारण दास लोगों के साथ जो विदेशी या राइटर रहते हैं, लेखक रहते हैं, उनका ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता, क्योंकि रोम है या अन्य यूनान के हम दास देखेंगे, उनकी जो स्थिति है बहुत ही बुरी है, दयनीय है। तो लेकिन यहाँ पर दास लोग हैं जो इनकी स्थिति अच्छी है, इसलिए जो विदेशी लेखक हैं उनका ध्यान है जो भारतीय दास लोग हैं इन पर नहीं जाता। इसके बाद देखेंगे हम इनका जो सामाजिक जीवन में देखेंगे, एक गुप्त काल में हमें मिलती है देवदासी प्रथा। और देवदासी प्रथा क्या थी? देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा में हम देखेंगे कि जो मंदिरों में स्त्रियां रहती थी, मंदिरों में स्त्रियां रहती थी, स्त्रियां निवास करती थी, स्थायी रूप से वो मंदिरों में ही रहती थी। तथा यह नृत्य गान का कार्य करती थी। कई जो लेखक हैं उनके वर्णनों से भी हमें इस देवदासी प्रथा का हमें वर्णन मिलता है, देवदासी प्रथा का हमें उल्लेख मिलता है। फिर से हम इनको देखें तो सामाजिक जीवन में हम देखेंगे 4 वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है, तथा इनका जो जाति व्यवस्था है इस काल में विद्यमान रहती है। 4 वर्ण तो थे ही थे, जाति व्यवस्था भी इस काल में विद्यमान रहती है। समाज में विभेद पाया जाने लगा था, समाज में विभेद यानी कि भेदभाव भी इस काल में हमें, छुआछूत का भी हमें देखने को मिलता है। और देखेंगे हम जो फाहियान का वर्णन है, फाहियान अपने ग्रंथों में वर्णन करता है कि गुप्त राजवंश में अस्पृश्यता विद्यमान थी, मृच्छकटिकम का एक ग्रंथ है, उसमें वह चारुदत्त नामक ब्राह्मण की हमें एक कथा मिलती है, जिससे पता चलता है कि चारुदत्त ब्राह्मण है जो उसने वैश्या का पेशा अपना लिया था, यानी कि चारुदत्त एक व्यापारी का कार्य करता था, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कार्य को अपना सकता था। यानी ब्राह्मण व्यक्ति वैश्य के वर्ण के व्यक्ति का जो कार्य है उसे अपना सकता था, जिसे अपाद धर्म भी कहा गया है। तो आगे हम देखेंगे स्मृति ग्रंथों में हमें क्या है, दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे शूद्र है, जो शूद्र की स्थिति में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथा वर्ण है जो शूद्र वर्ण है, इसे कृषि, व्यापार, शिल्प की अनुमति गुप्त काल में प्रदान की जाती है, जो इनके परिवर्तन की और संकेत करता है, इनकी अच्छी स्थिति को बताता है। अब दास देखेंगे हम, दास की स्थिति यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिलती है। स्मृति ग्रंथों से हमें पता चलता है कि इनके साथ मानवीय आचरण किया जाता था। तथा शूद्र का एक ग्रंथ है मृच्छकटिकम, शूद्र का एक ग्रंथ है मृच्छकटिकम, उससे हमें पता चलता है कि जो दास था उसके शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण अधिकार रहता है। दास के शरीर पर उसके स्वामी का क्या है, पूर्ण अधिकार रहेगा। दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण अधिकार रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे जो देवदासी प्रथा है, देवदासी प्रथा भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। कुछ स्त्रियां होती थी जो स्थायी रूप से मंदिरों में ही निवास करती थी, तथा वहाँ पर जो मंदिर है उनके द्वारा नृत्य गान का कार्य किया जाता था। तो सामाजिक स्थिति में आगे हम देखेंगे अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह है, यह किस प्रकार का होता था, मतलब उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की,
उच्च कुल के लड़के के साथ निम्न कुल की लड़की का अगर विवाह होता है तो वो क्या कहलाता था? अनुलोम विवाह कहलाता था। यहाँ पर हम देखेंगे जो विवाह की उम्र है, विवाह की उम्र कितनी रहती है? विवाह की उम्र 12 या 13 वर्ष रहती है। विवाह की उम्र 12 या 13 वर्ष रहती है। तथा स्त्रियों का हम यहाँ पर देखेंगे तो उपनयन संस्कार जो है, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार हमें यहाँ पर पता चलता है कि बंद कर दिया गया था। लेकिन गुप्त काल में हम देखेंगे विधवा जो विवाह है उसका उल्लेख हमें मिलता है। जो यहाँ के समकालीन लेखक हैं उनके द्वारा विधवा विवाह का उल्लेख हमें मिलता है। तो सामाजिक जीवन में हम बात करें तो एक सती प्रथा काफ़ी समय से चलती आ रही थी। सती प्रथा का जो हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण है सर्वप्रथम यहीं पर मिलता है। वो मिलता है हमें 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। किस अभिलेख से? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से पहली बार अभिलेखीय प्रमाण है सती प्रथा का हमें यहाँ पर मिलता है। भानुगुप्त का एक मित्र रहता है गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी पत्नी द्वारा सती होने का जो प्रमाण है हमें कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चलता है। तथा उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो वैश्यावृत्ति थी उसका भी हमें प्रमाण मिलता है। वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों का भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। वैश्या के धर्म को जो स्त्रियाँ अपनाती थी उसका भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है। फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अनुलोम विवाह। सामाजिक जीवन में अनुलोम विवाह उच्च कुल के लड़के का निम्न कुल की लड़की के साथ जो विवाह होता था उसे अनुलोम विवाह कहा गया। विवाह की उम्र क्या रहती थी? विवाह की उम्र 12 से 13 वर्ष रहती थी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो है, महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर स्त्रियों का, लड़कियों का जो उपनयन संस्कार है वो क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और विधवा विवाह का हमें यहाँ पर उल्लेख भी मिलता है। और वैश्य स्त्रियाँ होती थी उनका उल्लेख भी हमें वात्स्यायन की कामसूत्र में मिलता है। एक वात्स्यायन का ग्रंथ है कामसूत्र, जिससे हमें वैश्य स्त्रियों की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे जो सती प्रथा है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हमें गुप्त युग में मिलता है। लगभग हम देखेंगे 510 ईस्वी में भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख है इससे हमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसमें भानुगुप्त का मित्र रहता है एक गोपराज, और जिसकी एक युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के द्वारा सती प्रथा होने का प्रमाण है जो यहाँ से मिलता है। यानी कि जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है, और इसका प्रमाण हमें पहली बार कहाँ पे मिलता है? भानुगुप्त के
है ना, अभिलेख से मिलता है। तो इसके बाद हम देखेंगे गुप्त युग में आर्थिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन कैसा रहता है। आर्थिक जीवन, उनकी राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था कैसी थी, उनका विदेशों के साथ संबंध व्यापारिक कैसा था, व्यापार जलीय होता था, तलीय मार्गों से होता था, जो व्यापार का माध्यम है वस्तु विनिमय था या मुद्रा के माध्यम से होता था, वो बातें हम उन पर चर्चा करेंगे यहाँ पर उनके आर्थिक जीवन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो गुप्त काल में आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह काफ़ी समृद्ध था। इनका आर्थिक जीवन देखें तो व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध थे, यानी कि संपन्न थे। आर्थिक जीवन और व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध और संपन्न थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इनका व्यापार है वो जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। और इनका जो प्रमुख उद्योग था, गुप्तकालीन सर्वप्रमुख उद्योग है जो कपड़े निर्माण का रहता है, यानी कि वस्त्र उद्योग इनका है जो प्रमुख उद्योग रहता है। तो काफ़ी समृद्धशील अवस्था में था इनका व्यापार वाणिज्य भी, और ये काफ़ी संपन्न था। गुप्त युग है जो, इसीलिए इसे स्वर्ण युग या क्लासिक युग कहा जाता है। तो यहाँ का जो व्यापार है वो थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। जो जलीय मार्ग है उनमें देखेंगे आंतरिक मार्ग है वो नदियाँ थी। नदियों में हम देखेंगे इन्हीं नदियों के द्वारा, जैसे हम देखेंगे गंगा यमुना आदि नदियाँ हैं, इनके द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचा जाता था। जैसे हम देखेंगे इन नदियों के द्वारा जो पूर्व का बंदरगाह है, जैसे हम लोग ये भारत की स्थिति है इस प्रकार के, यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व में एक बंदरगाह था। पूर्व का बंदरगाह कौन सा है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्व में रहता है। और पश्चिम का जो पश्चिम का बंदरगाह है भृग कच्छ, ये कहाँ पे रहता है? गुजरात के क्षेत्र में। और पूर्व में बंगाल का क्षेत्र है, ये जो बंगाल का क्षेत्र था, यहाँ पर हम देखेंगे पूर्वी बंदरगाह रहता है ताम्रलिप्ति, तथा नदियों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा जाता था। और ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है इसके द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। यह बंदरगाह है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। तथा लंका जो देश है यहाँ पर एक छोटा सा, यह यहाँ पर हम देखेंगे बिचौलिए का कार्य करता था। तो उस समय हम देखेंगे ताम्रलिप्ति बंदरगाह के माध्यम से जो हमारा व्यापार है इधर भारत की इस दिशा में चाइना रह जाता है। ये वाली जो दिशा है यहाँ पर चाइना रह जाता है। तो चाइना के साथ भारत का उस समय, चाइना या चीन के साथ हमें भारत का व्यापार उस समय इस बंदरगाह से पता चलता है कि इनके साथ व्यापारिक संबंध रहता है। और यहाँ पर हमें सिक्कों के प्रमाण नहीं मिलते, सिक्कों का कोई अवशेष नहीं मिलता, सिक्कों के कोई प्रमाण नहीं मिलते, जिससे पता चलता है कि भारत और चाइना के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से भारत और चाइना के मध्य व्यापार होता था। लेकिन जो भृग कच्छ बंदरगाह है यह पाश्चात्य विश्व के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं गुप्त युग में उनको दर्शाता था। पश्चिम में हम देखेंगे रोम के साथ मुख्य रूप से मौर्योत्तर काल में हम व्यापार देखें तो मौर्योत्तर काल में व्यापार जो बढ़ा वो मौर्योत्तर काल में बढ़ता है, मौर्य काल में बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे मौर्योत्तर काल से तुलना करें तो गुप्त युग का जो व्यापार है इसमें हमें ह्रास देखने को मिलता है, अवनति का काल इसे कह सकते हैं।
क्योंकि इस समय दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं इस युग में। एक तो रोमन व्यापार, जो रोम का व्यापार है, भारत का रोमन व्यापार है, इसको क्षति होती है या इस काल में अवनति होती है इस व्यापार में। दूसरा रहता है दक्षिण भारत के मुख्य बंदरगाह हैं मुजिरिस, अरिकामेडू व कावेरी पत्तन। ये जो है दक्षिण भारत के बंदरगाह हैं, अरिकामेडू, मुजिरिस व कावेरी पत्तन। इनमें हम यहाँ देखेंगे इनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर जो पश्चिम का क्षेत्र है, इस पर फारस वासियों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। जो पश्चिमी व्यापार है, गुप्त युग में हम देखेंगे जो पश्चिमी देशों के साथ या विश्व के साथ व्यापार रहता है, इस पर फारस वासियों का एकाधिकार हो जाता है तथा फारस वासियों के जो संबंध हैं रोम से अच्छे नहीं थे, यानी कि इनके संबंधों में कोई गड़बड़ थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रोम व्यापार का पतन हमें देखने को मिलता है। और मुजिरिस, अरिकामेडू, कावेरी पत्तन यहाँ पर पतन की ओर अग्रसर हमें मिलती है। तो फिर से हम देखेंगे आर्थिक जीवन गुप्त युग का। गुप्त काल में हम देखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से या अर्थव्यवस्था की आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी समृद्धशील व संपन्न था इनका आर्थिक जीवन। और सर्वप्रमुख जो उद्योग रहता है हम इनका देखेंगे, सर्वप्रमुख इस काल का जो उद्योग रहता है वो कपड़े निर्माण का भी रहता है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे मालवाहक जहाज़ों का निर्माण भी भारतीयों ने करना शुरू कर दिया था। मालवाहक जहाज़ों का निर्माण भी होने लगा था। वस्त्र उद्योग इनका प्रमुख उद्योग था। इसके बाद हम देखेंगे थल और जल मार्ग से भी व्यापार होता था। जो आंतरिक मार्ग होते थे, नदियाँ मार्ग होते थे, उनके द्वारा समुद्र पर पहुंचा जाता था। इनके प्रमुख दो बंदरगाह थे। गुप्त युग में हम देखेंगे दो प्रमुख बंदरगाह। पश्चिम में तो देखेंगे हम भ्रगकच्छ, जिसका जो व्यापारिक संबंध है भारत का गुप्त काल में पश्चिमी विश्व के साथ रहता है। और दूसरा हम देखेंगे पूर्व में जो बंदरगाह है ताम्रलिप्ति बंदरगाह रहता है, जो मौर्य काल में भी काफ़ी प्रसिद्धि पर था। तो पूर्व बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जो बंगाल के क्षेत्र में था। इससे जो व्यापारिक संबंध है हमारा वो किनसे रहता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ हम इस बंदरगाह के जरिए अपने व्यापारिक संबंध बना के रखते हैं। तथा जो लंका है, भारत के दक्षिण में हम देखेंगे श्रीलंका, यहाँ पर बिचौलिए का कार्य करता था। श्रीलंका है जो बिचौलिए का कार्य करता था। तथा भारत का इसी बंदरगाह के माध्यम से हम देखेंगे चाइना के साथ या चीन के साथ व्यापार होता था। लेकिन यहाँ पर सिक्कों के अवशेष नहीं मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु विनिमय के माध्यम से चाइना और भारत में जो व्यापार होता था, कब? गुप्त युग में। अब व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली जो वस्तु है वो मसाले रहते हैं। सर्वाधिक निर्यात किसका होता था? सर्वाधिक निर्यात हम देखेंगे तो मसालों का होता था। जो मसाले थी उनका सर्वाधिक यहाँ पर निर्यात होता था। उसके बाद देखेंगे हम पश्चिम बंदरगाह, भ्रगकच्छ बंदरगाह, जो वर्तमान के गुजरात क्षेत्र में। इसके द्वारा पाश्चात्य विश्व के साथ हमारे व्यापारिक संबंध रहते थे। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर वार की दृष्टि से देखा जाए तो दो परिवर्तन आते हैं महत्वपूर्ण। उनमें हम देखेंगे पहला एक तो रोमन व्यापार है, वह अवनति की ओर था, उसका पतन हो चुका था। दूसरा दक्षिण भारत के मुजिरिस, अरिकामेडू और कावेरी पत्तनम, ये क्या थे? तीन प्रमुख बंदरगाह थे दक्षिण भारत के। गुप्त युग में हम देखेंगे इस क्षेत्र में तीन बंदरगाह थे दक्षिण भारत में। ये पतन हो चुका था, इनका पतन की ओर अग्रसर थी। तो पश्चिमी देशों के साथ
जो व्यापार था उस पर फारस वासियों का एकाधिकार हो गया था। जो फारस वासी थे उन्होंने पश्चिम भारत या पश्चिम विश्व का जो क्षेत्र है उस पर एकाधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से रोम का व्यापार है उसको क्षति पहुंचती है, क्योंकि रोम वासियों के साथ फारस वासियों के संबंध अच्छे नहीं थे। तो इसके बाद हम देखेंगे इनका जो व्यापार विनिमय है वो सिक्के भी उसमें प्रचलित थे, तो वो हम इसके बाद देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, ऊपर हमने पढ़ा कि जो रोम का व्यापार है उसमें अवनति हमें देखने को मिलती है। 5वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों का मानना है कि फारस वासियों के एकाधिकार से और रोम के साथ भारत का व्यापार है वो अवनति की ओर अग्रसर था, वो यानी कि समाप्त था, एक तरफ से उसको क्षति पहुंची थी। लेकिन हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ विद्वानों का मानना है कि जो गुप्त युग है इसमें रोम के साथ क्या है, व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यह संदिग्ध है, हम कह नहीं सकते कि रोम के साथ जो व्यापार है भारत का उस समय कमज़ोर हो गया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है 408 ईस्वी में हुन आक्रांता एलरिक द्वारा रोम पर आक्रमण किया जाता है, यानी घेरा डाला जाता है तथा रोम से बड़ी मात्रा में गोल मिर्च और रेशमी वस्त्र बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। घेरा डाला जाता है तथा बड़ी मात्रा में यहाँ से गोल मिर्च और रेशमी वस्त्र प्राप्त किया जाता है, जो इस बात का सूचक है या इस बात को प्रमाणित करता है कि रोम का भारत के साथ 5वीं सदी में भी व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। जो 5वीं सदी का व्यापार है प्रचुर मात्रा में होता था। रोम के साथ व्यापार, ये जो एलरिक का घेरा है रोम के साथ व्यापार को दर्शाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। गुप्त काल में सिक्कों का प्रचलन था। सिक्कों का प्रचलन किस में था? व्यापार में सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। लेकिन फाहियान कहता है कि फाहियान के वर्णनों से हमें, या फाहियान का उल्लेख इस बात का करता है कि जो सामान्य लेन देन था वो किससे होता था? कौड़ियों से होता था। सामान्य लेन देन कौड़ियों से होता था। तथा यहाँ पर हम सिक्कों में देखेंगे, इनके सिक्कों के हमें कई निधियाँ मिली हैं, सिक्कों के ढेर मिले हैं, जिसमें हम देखेंगे गुप्तकालीन सिक्के बयाना भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर में बयाना से एक सिक्कों का पुंज मिलता है। काफ़ी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तथा जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के थे, इन्हें क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो व्यापारी अपने कारवां में चलते थे, बड़े बड़े समूह में चलते थे। उनमें हम यहाँ पर देखेंगे जो व्यापारियों का समूह है, इस समूह को सार्थ कहा जाता था।
व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? सार्थ कहा जाता था। और यह सार्थ या इस सार्थ का नेता क्या कहलाता था? सार्थ वाह कहलाता था। और जो व्यापारियों की समिति होती थी, व्यापारियों की हम देखेंगे जो समिति होती थी, उसे क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। गुप्त युग में जो व्यापारियों की समिति रहती है उसे निगम कहा जाता था। और इस निगम का जो प्रधान है, इस निगम का जो प्रधान है उसे श्रेष्ठिन, निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। फिर से हम देखेंगे आर्थिक जीवन देख रहे हैं। गुप्त युग का आर्थिक जीवन है जो समृद्धशील था, काफ़ी संपन्न था। इसमें हमने देखा कि कुछ विद्वानों का मानना है कि रोम के साथ व्यापार में इस समय अवनति हुई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि फारस वासियों का एकाधिकार होने से तथा उनके संबंध रोम वासियों से अच्छे नहीं होने के कारण इस व्यापार को झटका लगता है, क्षति होती है। लेकिन यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यह संदिग्ध है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गिरावट नहीं हुई थी, क्योंकि 408 ईस्वी में हम देखते हैं एक हुण आक्रांता एलरिक द्वारा रोम पर आक्रमण किया जाता है, रोम पर घेरा डाला जाता है तथा बदले में वह रोम से बड़ी मात्रा में गोल मिर्च और रेशमी वस्त्र प्राप्त करता है तथा उसके बाद घेरा उठा लिया जाता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि रोम का भारत के साथ गुप्त युग में 5वीं शताब्दी में जो व्यापार है प्रचुर मात्रा में होता था। क्योंकि रोम से जो हमें गोल मिर्च और रेशमी वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, इस काल में एलरिक को जो दोनों वस्तुएं ये दी गई हैं वो कहाँ से आयात करता था? रोम भारत से आयात करता था, भारत से आयात करता था, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत का व्यापार रोम के साथ 5वीं शताब्दी में भी बड़ी मात्रा में होता था। तो उसके बाद हम देखेंगे जो सिक्के हैं, व्यापार में सिक्कों का प्रचलन इस समय हो चुका था। फाहियान कहता है कि सामान्य जो लेन देन है वो कौड़ियों के माध्यम से होता था, लेकिन जो सिक्के मिले हैं इनके सिक्कों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। सिक्के गुप्त युगीन सिक्के बयाना से मिले हैं, जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिली हैं सिक्के, सिक्कों का एक यहाँ पर पुंज मिलता है। तथा जो स्वर्ण सिक्के हैं, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया है। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? दिनार कहा जाता था। गुप्त युग में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। और चांदी के सर्वप्रथम सिक्के चलाने वाला शासक कौन रहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित किया जाता है, पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में, अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं तथा उन्हीं को लेकर एक शक्कारी उपाधि भी ली जाती है। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर व्यापारियों के बारे में। जो व्यापारी थे, व्यापारी समूह में चलते थे तथा उस समूह को क्या कहा जाता था? सार्थ कहा जाता था। और इसी सार्थ का जो नेता है उसे सार्थवाह कहा जाता था। फिर हम देखेंगे व्यापारियों की अलग अलग एक समितियाँ होती थी, श्रेणियाँ होती थी। जो व्यापारियों की समिति थी उसे क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। और इस निगम का जो प्रधान है वो क्या कहलाता था? श्रेष्ठी कहलाता था। जैसे हम देखेंगे व्यापारियों का समूह क्या कहलाएगा? सार्थ। व्यापारियों का समूह सार्थ और इसका नेता सार्थवाह। तथा जो समिति है, समिति को निगम कहा जाता था इस काल में। और निगम का प्रधान क्या था? श्रेष्ठी। निगम का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हमारा जो गुप्त काल का आर्थिक जीवन है हो चुका है, सामाजिक जीवन भी हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा व्यापार में सिक्कों का प्रचलन था और यहाँ पर सिक्कों के ढेर बयाना भरतपुर से मिले। लेकिन मौर्योत्तर काल से अगर तुलना करें गुप्त काल की,
तो यहाँ पर हमें व्यापार में कुछ अवनति देखने को मिलती है, यानी व्यापार है वो उससे कम हो चुका था। जो मौर्योत्तर काल में भारत का व्यापार है वो अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है। सभी विद्यार्थियों द्वारा अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो हमारा गुप्त युग में अगला टॉपिक रहेगा उनमें हम देखेंगे उनकी कर व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उनकी स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में हम अगले जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए